प्रतिशत खबरों के एक्सरे में आपका स्वागत है। आज कई बड़ी खबरें आपको बताएंगे जिनमें आप खबरों को विस्तार से भी समझ पाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं वो कौन सी ऐसी खबरें होंगी जिसे आज हम अपने खबरों के पिटारे से चुनकर आपके लिए लेकर आए हैं और आज उन्हीं खबरों का एक्सरे करेंगे। पहली खबर, खंडवा में बीजेपी सरप्राइज देगी। दरअसल खंडवा की एक लोकसभा सीट जिस पर उपचुनाव होना है, पूरी खबर क्या है ये भी विस्तार से आपको बताएंगे। दूसरी जो खबर है, किसान मांगे खाद, नेता करे फसाद, इस खबर को भी विस्तार से बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर आज की, बधाई हो एमपी। अब किस बात के लिए एमपी को बधाई दी जा रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर खबर क्या है। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी बिगुल भी बज चुका है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में सीधी टक्कर सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच होगी, क्योंकि उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए साख का सवाल है। बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा 14 राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसमें 30 अक्टूबर को 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। इनमें एमपी की खंडवा लोकसभा सीट और पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव, ये 3 विधानसभा सीट जिन पर उपचुनाव होने हैं। लेकिन सभी सियासी दलों के लिए खंडवा की लोकसभा सीट सबसे ज्यादा महत्व रखती है, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह के निधन के बाद से खाली हुई है। आपको ये भी बता दें कि नंद कुमार सिंह खंडवा लोकसभा सीट से कुल 6 बार सांसद रहे हैं। बात करें अगर मध्य प्रदेश के लोकसभा क्षेत्रों की, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश के 29 में से 28 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं अब 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा खंडवा सीट को अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहती है। साथ ही ये भी पता चलेगा कि आखिर आगामी चुनावों से पहले क्या है जनता का मूड। तो आज के एक्सरे में जानेंगे कि सत्ता के सेमीफाइनल में किन धुरंधरों के बीच होगी कुर्सी की लड़ाई, क्या है इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि और किसको मिलेगा जनता का समर्थन। खंडवा की जो लोकसभा सीट है उसका गणित भी आपको समझा देते हैं। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से 3 सीटों पर भाजपा और 4 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी का कब्जा है। ऐसे में खंडवा लोकसभा सीट पर SC/ST वोटर्स की संख्या भी सबसे ज्यादा है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां इनको साधने में जुट चुकी हैं। सामान्य जाति के 3.5 लाख के करीब वोटर्स हैं और ओबीसी समुदाय के 4.5 लाख वोटर्स हैं। कुल मतदाताओं की संख्या की अगर बात करें तो 19,50,000 से भी ज्यादा मतदाता यहां पर वोट देने वाला है। इस सीट से बीजेपी से हर्षवर्धन सिंह चौहान और अर्चना चिटनिस है संभावित चेहरा इन्हें माना जा रहा है। अब देखना होगा कि पार्टी किसको अपना चेहरा बनाएगी। बीजेपी संघीय पृष्ठभूमि से आने वाले नेता अशोक पालीवाल को भी टिकट दे सकती है। वहीं कांग्रेस से अरुण यादव संभावित चेहरा माने जा रहे हैं। कल से अरुण यादव का चुनावी दौरा भी वहां पर होना है और इस पर पूरी तरीके से मोहर इसलिए भी लग जाती है क्योंकि दिग्विजय सिंह ने उनको शुभकामनाएं दे दी है। अब संभावित चेहरों में कितना किसका दमखम है वो भी आपको बता देते हैं। अशोक पालीवाल सबसे ज्यादा संभावित चेहरों में उनका नाम आगे आ रहा है। संघीय पृष्ठभूमि से वो आते हैं, बीजेपी के सरप्राइज दावेदार भी हो सकते हैं। हिंदुवादी नेता की छवि है उनकी, भाजपा के प्रबल दावेदार के रूप में अभी तक सामने उनका नाम आया है। तेजी से उभरते हुए नेता है, बहुत कम समय में अपनी छाप उन्होंने छोड़ी है। ओबीसी समुदाय से वो आते हैं और सी वर्ग को साधने की कोशिश यहाँ पर पार्टियां करेंगी। खंडवा लोकसभा उपचुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद भाजपा में प्रत्याशी को लेकर पेच फंसता जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय, अर्चना चिटनिस और नंद कुमार सिंह चौहान के बाद अब खंडवा में कट्टर हिंदूवादी छवि रखने वाले अशोक पालीवाल का नाम तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। अशोक पालीवाल संघ के भी काफ़ी करीब माने जाते हैं। वहीं खंडवा, खरगोन और बड़वाए में काफ़ी हिंदुत्व के सक्रिय नेता माने जाते हैं। भाजपा को डर है कि दमोह चुनाव में जिस तरीके से गुटबाजी में वो सीट हारे थे, कहीं वे खंडवा सीट ना हार जाए, इसलिए वो तीसरे उम्मीदवार को मौका दे सकते हैं। लेकिन ये तीसरा उम्मीदवार कौन होगा, ये भाजपा आलाकमान तय करेगा। इमरान खान, न्यूज़ 24 खंडवा। चलिए अब आपको बाकी के संभावित चेहरों के बारे में भी बता देते हैं कि किस नेता में कितना दमखम है और किसका नाम आगे हो सकता है। हर्षवर्धन सिंह चौहान पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह के बेटे हैं। सहानुभूति वोट साधने के लिए बीजेपी के ये उम्मीदवार हो सकते हैं। स्वर्गीय नंद कुमार और सीएम शिवराज की घनिष्ठ मित्रता भी थी और इसके चलते भी हो सकता है कि इन्हें चुना जाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हर्षवर्धन रह चुके हैं। इसके अलावा युवा चेहरों में प्रबल दावेदार हर्षवर्धन को माना
जा रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है इनको ही अपना चेहरा बनाया जाए। अगला जो संभावित चेहरा है उसके बारे में भी आपको बता दें, अर्चना चिटनिस प्रदेश की शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं। महिला और बाल विकास मंत्री भी रह चुकी हैं। 2003 में पहली बार नेपानगर सीट से ही इन्होंने जीत हासिल की। 2008 और 2013 में बुरहानपुर से विधायक भी ये रह चुकी हैं। वहीं राज्य में भाजपा की प्रवक्ता भी रह चुकी हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की करीबी नेता भी मानी जाती हैं, तो इस लिहाज से भी हो सकता है इन पर दावेदारी खेली जाए। पिता बृजमोहन मिश्र विधायक और विधानसभा अध्यक्ष भी ये रह चुकी हैं। तो ये संभावित चेहरे हैं जिनके बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं। अगला जो संभावित चेहरा है वो भी आपको बताते हैं और नाम है अरुण यादव। कांग्रेस की तरफ से इन्हें प्रबल दावेदार माना जा रहा है। 1 अक्टूबर से चुनावी यात्रा की शुरुआत करेंगे। दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेताओं का सहयोग भी इन्हें मिलेगा। 2 बार के लोकसभा सांसद भी ये रह चुके हैं। वहीं अगर देखें तो खंडवा और खरगोन से भी ये सांसद रह चुके हैं। 2009 में नंद कुमार सिंह को हराकर इन्होंने खंडवा की सीट जीती थी। एमपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा ओबीसी वोटर्स को साधने में अहम भूमिका इनकी हो सकती है, जिस पर पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी यहां पर कोशिश करेगी कि ओबीसी वोटर्स को अपने साथ लिया जा सके। तो आपको बता दें कि ये संभावित चेहरे हैं। कई नामों पर इनमें से मोहर लग सकती है, लेकिन देखने वाली बात होगी हर तरीके से जातिगत समीकरण भी पार्टियों को साधना है। इसके साथ साथ जो अभी तक इशारा हो रहा है अरुण यादव के नाम पर इशारा हो रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ देखें तो दिग्विजय सिंह ने भी उनके नाम को लेकर ये दावा किया है, उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और कल से ही चुनावी मोड में भी वो आ जाएंगे। इसलिए हो सकता है अरुण यादव को ही चुना जाए। इसके अलावा बीजेपी के भी मुख्यमंत्री के भी कई करीबी चेहरे हैं, तो हो सकता है उनको भी चुना जाए। 3 विधानसभा की सीट है, 1 लोकसभा की सीट है और इसे सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर, जिसका एक्सरे हमने किया है। एमपी में इन दिनों किसान खाद की किल्लत से परेशान है। अब ये समस्या प्रदेश के मुरैना और ग्वालियर जिले से सामने आई है, जहां रबी सीजन की फसल के लिए यूरिया व डीएपी खाद का संकट बढ़ गया है और जिलों की यूरिया व डीएपी खाद का पर्याप्त स्टॉक भी नहीं मिला है। आलम यह है कि दिन भर कतारों में खड़े रहने के बाद भी मात्र 9 से 10 बोरी खाद ही मिल पाती है। वहीं अब इस मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बात करें मुरैना की तो जिले को जरूरत से 75% कम खाद की आपूर्ति हो रही है। वहीं खाद की किल्लत पर ग्वालियर प्रशासन का कहना है कि किसानों को रबी सीजन से पहले पर्याप्त खाद दिया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। किसानों को फसल के लिए ना तो समय पर नहर में पानी ही मिल पाता है और ना ही खाद, और इन सब के बाद अगर फसल हो जाती है तो उन्हें फसल का वाजिब दाम तक नहीं मिल पाता। आज एक्सरे में इसी मुद्दे पर बात करेंगे और विस्तार से आपको बताएंगे कि किस तरीके से खाद की किल्लत किसानों के लिए एक बड़ी परेशानी बनी हुई है। आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश कारपोरेशन पर और देख रहे हैं यहाँ के किसानों की रबी की फसल की तैयारी चल रही है और रबी की फसल को लेकर यहाँ किसान खाद के लिए किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। वहीं कृषि अधिकारी पीसी पटेल से बात हुई थी तो वो उनका साफ कहना है कि यूरिया हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, लेकिन डीएपी की मात्रा थोड़ी कम है, पर हम 2-1 दिन में उसको भी पूरा कर लेते। लेकिन जब हम यहाँ डीएपी मिल ही नहीं रहा मिल पा रहा है। यूरिया के लिए 3 से 4 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है और काफी मसलों का सामना करना पड़ रहा है। और डीएपी की बात करें तो मिल ही नहीं रहा, लेकिन जो पर्याप्त मात्रा में यूरिया है वो भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। किसान मांगे खाद और नेता करे फसाद। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, मुरैना की स्थिति से आप समझ पाएंगे। जिले में 40,000 मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत है। 5,018 मीट्रिक टन यूरिया जिले को मिला है। खेती के लिए 20,000 मीट्रिक टन यूरिया खाद की जरूरत है। 2,445 मीट्रिक टन यूरिया खाद ही जिले को मिला है।
किसानों को खाद के लिए दिन भर लाइनों में लगा रहना पड़ता है, जिसकी वजह से किसानों की परेशानी भी बढ़ गई है। पिछले 4 दिनों से एक भी बोरा खाद किसानों को नहीं मिल पाया। अब सोचिए जरा किसानों को जमीनी स्तर पर कितना ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है। ना तो कोई नेता ही मदद कर रहा, खाद की किल्लत की वजह से परेशानी पहले से ही है। लाइन में लगे रहते हैं लेकिन खाद की उपलब्धता भी नहीं है। लाइसेंसी दुकानदार भी खाद की कमी से परेशान वहां पर नजर आ रहे हैं। तो किस तरीके से वहां लोगों को परेशानी हो रही है, किसान परेशान हो रहा है, इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है। ग्वालियर की क्या स्थिति है अब वो भी आप समझिए। ग्रामीण सोसाइटियों में खाद की भारी किल्लत है। प्रशासन ने खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन वो आश्वासन धरा का धरा ही साबित होता है। कांग्रेस ने सरकार को किसान विरोधी बताया, बीजेपी ने किसानों से चिंतित न होने की अपील की है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही हैं और हर बार ऐसा ही होता है। पिसता कौन है इसमें? आम जनता। पिसता कौन है? किसान, हमारा अन्नदाता इसमें पिसता है। वहीं अब इस मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप भी लगाया है। क्या आरोप लगाया है, सुनिए जरा। सरकार जो दावे करती है उसके बिल्कुल विपरीत धरातल पर जनता को देखने मिल गया। आज किसान आक्रोशित क्यों है, किसान की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है? और बड़ी बड़ी बातें भोपाल में बैठ के शिवराज सिंह जी करते हैं, कमल पटेल करते हैं कि हम खाद की आपूर्ति है वो सुनिश्चित कर रहे हैं, पहले से हमने आपूर्ति को बढ़ा दिया है, विपणन की व्यवस्था बहुत बेहतर कर दी है। तो आप देख सकते हैं ये जो बयानों की सरकार है, ये सरकार जो है धरातल पे कुछ भी नहीं कर रही है और जनता, बेरोजगार और मुख्य रूप से अब मध्य प्रदेश का किसान, ग्वालियर चंबल अंचल का किसान बिल्कुल आक्रोशित है। और यही आक्रोशन के कारण आज आपने जो देखा जिस प्रकार का विरोध प्रदर्शन किसानों ने किया। लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, कुछ लोग किसानों को भड़का रहे हैं। हमारे कांग्रेस के लोग ही किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। पर किसान भाइयों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, शिवराज जी की सरकार में खाद की कमी ना कभी आएगी, ना आने देंगे। एक्सरे की जो तीसरी खबर है वो एमपी वासियों के लिए काफी अच्छी है, क्योंकि मध्य प्रदेश को कृषि क्षेत्र में जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है। हमने पहले भी एक्सरे में एमपी की बासमती को जीआई टैग दिए जाने की बात कही थी और आज प्रदेश के बालाघाट जिले में होने वाली चिन्नौर प्रजाति के धान को जीआई टैग मिल गया है। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी। वहीं इस उपलब्धि से अब प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य बालाघाट जिले को भी एक नई पहचान मिलेगी, जबकि जिले में उत्पादित होने वाले अन्य सुगंधित चावलों की भी बाजार में बिक्री में उछाल आएगा। पिछले काफी समय से एमपी सरकार अपने बासमती को जीआई टैग देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही थी और इतने लंबे इंतजार के बाद आज वो दिन आ गया। तो आज एक्सरे में करेंगे इसी पर बात और ये भी जानेंगे कि जीआई टैग मिलने से राज्य के कृषि क्षेत्र को कितना फायदा होगा। अब ये देखिए, ट्वीट भी पहले आपको दिखा देते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, बालाघाट के चावलों को जीआई टैग मिला है। किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगा। इससे यहाँ के चावलों को वैश्विक बाजार में उचित स्थान और दाम मिलेगा। इसका लाभ हमारे किसानों को मिलेगा, पीयूष गोयल ने ये ट्वीट किया। इसके बाद कमल पटेल मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है, ट्वीट कर लिखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के चलते किसानों के कल्याण और विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम सभी को मिलकर आत्मनिर्भर कृषि के रोड मैप पर चलकर प्रधानमंत्री जी के किसानों की आय दोगुना करने के संकल्प को पूरा करना है। वहीं मुख्यमंत्री ने क्या ट्वीट किया, लिखते हैं, माननीय श्री पीयूष गोयल जी। आगे लिखा, मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीआई टैग प्रगतिरत मध्य प्रदेश के किसानों को वैश्विक बाजार प्रदान कर उनके जीवन में एक नया प्रकाश लाएगा। माननीय श्री पीयूष गोयल जी को यहां धन्यवाद करते हुए वो इस ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। चावल को जीआई टैग मिला है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए मैं जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय और हमारे वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ, हमारे किसानों को बधाई देता हूँ और जिससे हमारे बालाघाट के चिन्नौर के चावल के धान के उत्पादक कृषकों को अब उनको अच्छे मूल्य मिलेंगे, अच्छे रेट मिलेंगे, जिससे उनकी आय दोगुना और चार गुना होगी।
और अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये जीआई टैग होता क्या है और इतनी लंबी लड़ाई क्यों इसके लिए लड़ी गई। दरअसल जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इससे किसी भी प्रोडक्ट को एक विशेष भौगोलिक पहचान मिल जाती है। जीआई टैग एग्रीकल्चर गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, खाद्य सामग्री आदि को दिया जाता है। ये उसी प्रोडक्ट को मिलता है जो एक खास एरिया में बनाया जाता है या फिर पाया जाता है। टैग मिलने से ये पता चल जाता है कि ये चीज उस पर्टिकुलर एरिया में मिलती है। 10 साल के लिए ये जीआई टैग मिलता है। रिन्यू इस टैग को करवाया जा सकता है। एक लंबा जद्दोजहद के बाद ये टैग बालाघाट के चावलों को दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है किसानों के लिए भी, क्योंकि इससे उनकी आय भी दोगुनी होगी। अब कैसे मिलता है जीआई टैग, उसका भी पूरा एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस भी आप समझिए। जीआई टैग के लिए सरकारी स्तर पर अप्लाई करना पड़ता है। प्रोडक्ट के ऐतिहासिक विरासत का प्रूफ देना पड़ता है। रसगुल्ला के जीआई टैग को लेकर भिंड गए थे बंगाल और उड़ीसा। वहीं कहीं कहीं आपको बताएं तो इसको लेकर पंजाब की ओर से भी काफी दखलंदाजी दी गई थी और आपत्ति भी जताई गई थी, और ऐसा ही हाल बंगाल और उड़ीसा के बीच भी देखने को मिला था। किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलने से उसे बनाने वाले को फायदा होता है। खेती से जुड़ा प्रोडक्ट होने पर किसानों को इसका फायदा मिलता है। जहां के प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है उसे कोई और नहीं बेच सकता है। तो बालाघाट का जो धान है उसको जीआई टैग मिल गया है। इससे फायदा क्या होगा? जिले की चिन्नौर प्रजाति की धान को जीआई टैग दिया गया है। कृषि सेक्टर में मध्य प्रदेश का ये पहला जीआई टैग है। किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगा। चावलों को वैश्विक बाजार में एक उचित स्थान भी मिलेगा और इसका उचित दाम किसानों को भी मिलेगा, जिससे कि किसान समृद्ध होगा। जिले के 25 से ज्यादा गांव के किसान चिन्नौर धान का उत्पादन करते हैं। इस धान का चावल अपने विशिष्ट गुणों के कारण प्रसिद्ध भी है। किसान इस फसल को सही बाजार और सही भाव नहीं मिलने से काफी निराश रहते थे, क्योंकि जितना वो उत्पादन करते थे उसका पैसा जितना उन्हें मिलना चाहिए, जितना मूल्य उन्हें मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता था। लेकिन जीआई टैग लगने के बाद वो मूल्य भी बढ़ेगा और उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। धान का रकबा भी घटने लगा था। वहीं आपको ये भी बता दें कि एमपी के कड़कनाथ मुर्गे को पहले ही जीआई टैग मिल चुका है। और खबरों के एक्सरे में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।